नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनी, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं और अपना जो चल रहा है वो टॉपिक है अकबर। और यह अकबर की जो क्लास है वो क्लास नंबर 16 है, पार्ट 16। डियर बच्चों, इस क्लास के बारे पढ़ने से पहले हम इससे जो पूर्व क्लासें पढ़ा दी गई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर यह पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने सम्राट अकबर के बारे में जीवन परिचय, उसके द्वारा जीते गए प्रमुख युद्धों, राजाओं, संधियाओं, राजपूतों के साथ सहयोग की नीति, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के उनसे जो राजपूत राजा है उनके साथ संबंध, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जो भू कर लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा की थी। और अकबर का केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिलों का शासन, ग्राम प्रशासन, नगर व्यवस्था आदि की विस्तृत रूप से विवेचना की थी। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है उसका विषय रहेगा राज कर्मचारी व्यवस्था। राज कर्मचारी व्यवस्था यानी अकबर ने एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। उसमें जो उनके राज कर्मचारी थे उनकी क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अतः अकबर के विषय में पढ़ रहे हैं तो उसके कर्मचारी निश्चित रूप से उन्होंने जो नियुक्त किए थे वो बड़े ही योग्यताधारी थे और उन्होंने अपने पद पर रहते रहते अकबर के साम्राज्य को विस्तृत एवं सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मंत्री, प्रशासनिक व्यवस्था आदि का तो विस्तृत रूप से अध्ययन किया, साथ ही प्रशासनिक जो राज्य कर्मचारी हैं उनका अध्ययन भी बनता है। तो अतः आज की जो क्लास है वो राज कर्मचारी व्यवस्था से संबंधित है। निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके समझ में आएगी, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मुगल राजकीय शाही कर्मचारी व्यवस्था, जिसके अंदर सुंदर शासन एवं साम्राज्य को सुदृढ़ तथा व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती क्योंकि अधिकांश कर्मचारी तुर्क, उज्बेक, मंगोल, फारस के निवासी, अरब निवासी और अफगान थे। यानी अकबर के जो कर्मचारी थे अक्सर उसमें तुर्क, उज्बेक, मंगोल, फारस देश के निवासी और अफगान आदि थे। थोड़े से कर्मचारी भारतीय, मुसलमान तथा हिंदू भी थे। यानी कुछ भारतीय, मुस्लिम और हिंदू भी थे, हिंदू भी कर्मचारी थे। ब्लॉकमैन के कथनानुसार अकबर के 70% उच्च अधिकारी विदेशी थे। यानी 70% जो कर्मचारी थे वह विदेशी थे, इसीलिए इनको राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी नहीं कहा क्योंकि 70% विदेशी थे। जो प्राय मध्य एशिया से नौकरी करने आए थे और उनमें से कुछ यहाँ पर अपनी 1-2 पीढ़ियों से बस गए थे। यानी 1-2 पीढ़ियों से ये यहाँ पर आकर बस गए थे। उनमें से बहुत से बाबर और हुमायूं के साथ भारत आए थे और उन्होंने शाही वंश से संबंध स्थापित कर लिए। यानी बहुत से जो बाहर आए और उन्होंने शाही वंश के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए, यानी उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। अकबर ने हिंदुओं के लिए भी ऊंची नौकरियां प्राप्त करने की सुविधा रख रखी थी। यानी अकबर ने जो हिंदू लोग थे, जो उसके सहयोगी थे, उनको भी ऊंचे ऊंचे पदों पर उसने नियुक्त किया था। किंतु हिंदू उच्च पदाधिकारियों की संख्या फौज तथा दीवानी पदों के लिए अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम थी। यानी फौजदारी और जो अन्य फौज थी और फौजदारी मुकदमे थे उनमें उनकी संख्या थोड़ी कम थी। भारतीय मुसलमानों का भी कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। यानी भारत के जो मुसलमान थे
जो धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने उनको भी ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, कम थी। हिंदू उच्च पदाधिकारियों में प्राय प्रभावशाली राजपूत लोग ही थे, यानी अकबर के जो दरबार में उच्च पदों पर जो नियुक्त थे वह राजपूत, प्रभावशाली राजपूत थे, वही थे बस। यद्यपि अकबर की यह नीति थी कि भारत भारतीयों के लिए है, फिर भी उसके शासन के अंतिम समय तक शाही नौकरियों पर विभिन्न जातियों के लोग भरे थे, उनमें विशेषतः विदेशी थे, यानी उसके प्रशासन में अमूमन लोग जो थे वह विदेशी थे। सेवाओं की प्राप्ति व्यक्ति के गुणों परिपक्वता पर निर्भर थी, यानी सेवाओं की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत गुणों और परिपक्वता की बात पहले की जाती थी। भर्ती होने के लिए जाति, नस्ल, धर्म का ध्यान नहीं रखा जाता था, यानी उसमें व्यक्तित्व गुण है, परिपक्व हैं तो वह अधिकारी बन सकता है, वरना जाति, नस्ल और धर्म का ध्यान नहीं दिया जाता था अकबर के समय। कभी कभी राजनीतिक परिस्थिति बादशाह को बाध्य कर देती और उसे कुछ विशेष मनुष्यों को उच्च पदों पर नियुक्त करना भी पड़ता था, किंतु राजनीतिक बस किन्हीं व्यक्तियों को उच्च पदों पर भी नियुक्त करना पड़ता था राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देने के लिए। परंतु इन लोगों को जब तरक्की नहीं दी जाती जब तक वे अपनी सेवा और स्वामी भक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण पत्र दें, यानी जिनकी नियुक्ति राजनीतिक कारणवश हुई है किंतु उनकी पदोन्नति नहीं होती जब तक कि वह स्वामी भक्ति का प्रमाण पत्र या परिचय प्रस्तुत ना कर दे। सभी राजकीय कर्मचारियों को मनसब की उपाधि दी जाती थी, यानी सभी जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको मनसबदार की उपाधि दी जाती थी। उनकी स्थिति, पद, वेतन का अनुमान उनके मनसब से ज्ञात होता है, यानी मनसबदारी जो व्यवस्था है जो मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई थी, मनसबदारी से ही उनके वेतन का निर्धारण किया जाता था, उनके पद का निर्धारण किया जाता था। उनकी उन्नति कार्यकुशलता पर निर्धारित थी, न कि वेतन और दीर्घकालिकता पर, यानी आप सीनियर हैं, आपको आप ज़्यादा समय तक बादशाह की सेवा में रहे, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वेतन कितना है इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो तरक्की है वो आपकी कार्यकुशलता पर निर्भर थी। बादशाह को इस बात का अधिकार था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार राज्य के सर्वोच्च कर्मचारियों तथा मंत्रियों तक को उनके पद से नीचे तथा ऊंचा कर दे, यानी राजा को यह अधिकार था कि वह किसी का भी प्रमोशन कर दे या किसी को भी नीचे पद पर नियुक्त कर दे। अंतिम फैसला बादशाह का था। जहां तक कि प्रधानमंत्री को गवर्नर तथा उसके भी नीचे का पद नियुक्त या उनको दे दिया जाता था, यानी प्रधानमंत्री को गवर्नर बना देता या उसके नीचे का भी पद उसको दे दिया जाता था। यह बादशाह की इच्छा पर निर्भर था। राजा टोडरमल को प्रधानमंत्री पद से हटाकर गवर्नर के पद पर नियुक्त किया था, यानी टोडरमल जो प्रधानमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री पद से हटाकर और एक गवर्नर के पद पर नियुक्त कर दिया। ये एक डिमोशन की बात स्पष्ट है। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। किसी पदाधिकारी को सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक नहीं था कि क्रमशः धीरे धीरे बीच के प्रत्येक पदों पर नियुक्त होकर वह सर्वोच्च पद पर पहुंचे, यानी किसी व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं था कि वह एक नीचे वाला पद है तो उस पर स्टेप बाय स्टेप पहुंचकर ही प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, यह जरूरी नहीं था। कभी कभी सीधा ही उसे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को ऊंचे पद पर पहुंचना या बने रहना असंभव था, यानी आप ऊपर पहुंचकर वहीं बने रहेंगे ये कोई विशेष बात नहीं है, आपको हटा भी दिया जा सकता है। जब तक कि कार्यकुशलता और स्वामी भक्ति ना हो, यानी उच्च पदों पर जब तक ही आपको नियुक्त किया जाएगा जब तक आप स्वामी भक्त और कार्य करने में आपने पूर्ण कुशलता प्राप्त की है। शाही नौकरियों का प्रबंध नौकरशाही सिद्धांतों पर आधारित था। इसका गठन और वातावरण फौजी था, यानी फौजी होना अनिवार्य है। सेना का सेनापतित्व करना भी अनिवार्य बात रखी गई। सेना के प्रबंध में यह कहा जाता है कि प्रत्येक अफसर की, चाहे वह फौजी हो, अफसर हो या नहीं, मनसब अर्थात फौजी पद पर नियुक्ति की जाती थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति की फौजी पद पर नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक अफसर के लिए सेना रखना अनिवार्य था, यानी जो भी अफसर है वह सेना अनिवार्य रूप से रखेगा। जब कभी राज्य को आवश्यकता पड़ती थी तब वे राज्य को सेना देते। इस संस्था के सदस्यों को मनसब कहते थे और ये 33 श्रेणियों में विभाजित थी, यानी मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो 33 श्रेणियों में विभाजित थी। जो 10 के मनसब से 10,000 तक के मनसब थे। इस प्रकार राज्य की नौकरियों का स्थायी प्रबंध फौजी नियमों के आधार पर किया गया तथा इन
लोगों को शासन संबंधी और न्याय संबंधी विशेष कार्यों के साथ फौजी कार्य भी करने पड़ते थे। यानी जो व्यक्ति अफसर बना है तो उसको प्रशासन संबंधी और फौजी संबंधी और अपना जो कार्य है शासन संबंधी न्याय संबंधी कार्य भी उसको करने पड़ते थे। यानी शासन संबंधी, न्याय संबंधी और फौजी संबंधी कार्य उस व्यक्ति को, अफसर को करने होते थे। दूसरी नौकरशाही की तरह मनसबदार भी अपने कार्यों में कुशलता और स्वामी भक्त थे। यानी मनसबदार भी इन कार्यों में कुशल और देशभक्त थे। विशेष प्रकार के पदों की संख्या बहुत थोड़ी थी। शासन, मालगुजारी तथा न्याय विभाग की नौकरियां एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न नहीं थी। वास्तव में दीवानी तथा फौजदारी नौकरियों में भी कोई विशेष अंतर नहीं था। किसी भी कर्मचारी को नए स्थान पर किसी भी समय भेजा जा सकता था। यानी किसी भी अधिकारी को नए स्थान पर उसको किसी भी समय पर भेजा जा सकता है, कभी भी भेजा जा सकता है। उदाहरणतः राजा टोडरमल जो उच्च कोटि का अर्थशास्त्री था, उसको भी अनेक बार गवर्नर और सेनापति बनाना पड़ा। यानी आवश्यकता पड़ी तो राजा टोडरमल जो वित्त विभाग के हेड थे, अनुभवी थे, उनको भी सेनापति बनाया गया और उनको भी गवर्नर बनाया गया था। अबुल फजल जो एक बहुत बड़ा विद्वान और इतिहासकार था, उसको भी नीति विशारदों, दूतों के पद पर नियुक्त किया गया था। यानी अबुल फजल जो इतिहासकार था, लेखक था, उसको भी कितनी बार विदेशी राजदूत या अन्य राजदूतों के रूप में उसकी नियुक्ति की गई थी। केवल दरबारी विद्वान था, नियुक्त किया था। इसी प्रकार दक्षिण में फौज के साथ प्रस्थान करना पड़ा उसे। राजा बीरबल जो केवल दरबारी विद्वान था, यानी बीरबल जी दरबार के विद्वान थे, किंतु उन्हें भी पठानों के विपरीत युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दे दी गई। यानी उनको भी सेनापति बना दिया गया और वह पठानों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने गए थे, उसकी आज्ञा दी गई थी। शिक्षा और औषधि संबंधी कोई नौकरी उस समय पृथक रूप से नहीं थी। यानी शिक्षा और औषधि संबंधी, यानी किसी की बीमारी में जो औषधि देता है और वेद, वैसी कोई विशेष पद नहीं था। यद्यपि अध्यापक और वेद राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाते थे। यानी इनकी नियुक्ति तो होती थी राजकीय, पर ऐसा कोई पद नहीं था। जैसा प्राय कहा जाता है कि राज्य कर्मचारी दो बड़े विभाग में विभाजित थे। पहला जो केवल दरबारी कार्य करते, दूसरा जो राजधानी अथवा प्रांतों में स्थायी कार्य करता था। यानी प्रशासन के दो प्रकार के पदों में उनको बांटा गया था, एक तो दरबारी और दूसरा जो विभिन्न प्रांतों में नियुक्त थे। दोनों प्रकार के पदाधिकारियों के नाम भिन्न भिन्न रजिस्टर में लिखे जाते थे। यानी उनकी जो नियुक्ति पत्र है वो अलग अलग रजिस्टरों में भी लिखी जाती थी। दरबार में नियुक्त कर्मचारियों को बादशाह की आज्ञा पालन के लिए सदैव तत्पर रहना पड़ता था। यानी दरबार में जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो बादशाह के आदेशों को पालन करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। इन लोगों के निजी दल भी हुआ करते थे, उनको भी इस कार्य के लिए तैयार रहना पड़ता था। जिन पदाधिकारियों के नाम दूसरे रजिस्टर में थे वे गवर्नर के प्रांत के, जिले के तथा गृह विभाग के पदों पर नियुक्त थे। कर्मचारियों का वेतन या तो जागीर द्वारा अथवा शाही खजाने के रूप में नगद दिया जाता था। यानी इनको जो कर्मचारी को वेतन मिलता था वो उनको जागीर के रूप में भी दिया जा सकता था और उन्हें नगद वेतन ही दिया जाता था। अकबर कोशिश करता सभी को नगद वेतन प्राप्त हो। अकबर नगद रुपए देने वाले नियम को पसंद करता था, परंतु जागीर की नियुक्ति द्वारा वेतन देने का ढंग पुराने समय से ही चला आ रहा था। यानी किसी पदाधिकारियों को वेतन न देके उसको जागीर दे दी जाती थी। यह नियम प्राचीन भारत से ही चला आ रहा था। अकबर उसे पूर्ण रूपेण मिटा न सका कि अकबर भले ही नगद वेतन देना उसको अच्छा लगता हो, किंतु अकबर भी इस बात को मिटा न सका। किंतु उसके राज्यकाल के अंत समय में ऐसे बहुत कम अफसर थे जिनको वेतन के बदले जागीरें दी गई थी। कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बहुत अधिक थे। 5,000 के प्रथम श्रेणी के मनसबदार को 30,000 रुपये प्रति माह तथा उसी की कक्षा द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को 29,000 रुपये प्रति माह, तृतीय श्रेणी के मनसबदार को 28,000 रुपये प्रति माह वेतन स्वरूप दिया जाता था। यानी 30, 29, 28, 29, 30 तीनों श्रेणी के मनसबदारों को वेतन दिया जाता था प्रति माह। इन पदाधिकारियों को अपने पास सेना रखने का व्यय स्वयं ही देना पड़ता था। यानी ये इतना वेतन मिल रहा है तो उसमें से भी वह जो सेना रख रहा है वह उसको वेतन भी उसी में से देना पड़ता था।
जब उनके वेतन में से सेना व्यय काट लिया जाता तो 5,000 वाले मनसबदार को 18,000 रुपये प्राप्त होते, यानी जो 5,000 का मनसबदार है उसे 18,000 रुपये भी उसके बच जाते थे प्रति माह। 1,000 वाले मनसबदार को 5,000 रुपये तथा 500 वाले को मनसबदार को 1,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। अकबर के समय में वेतन वर्ष के 12 महीनों का दिया जाता था, यानी पूरा वेतन 12 महीनों का ही दिया जाता था। मुगलकालीन नौकरियां का प्रबंध भली प्रकार से किया गया था, किंतु फिर भी इनमें बहुत सी त्रुटियां थी, गलतियां बनी रही। प्रथम, नियुक्ति, उन्नति, पदच्युति के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे, यानी नियुक्ति किस प्रकार होगी, उन्नति किस प्रकार होगी और उनको हटाया किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार के कोई नियम नहीं थे। ये सारे बादशाह की इच्छा पर निर्भर करते थे। दूसरे कार्य करने का कोई निश्चित अवधि नहीं थी, यानी आप दूसरा कार्य कर रहे हो कब तक करोगे इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं था। इसलिए उनमें षड्यंत्र हुए अनेक। कुछ लोग कभी कभी ने कर्तव्य पालनता का ध्यान नहीं दिया था, कुछ लोगों ने षड्यंत्र किए तो कुछ ने कर्तव्य का पालन सही समय पर नहीं किया। किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, उसकी तरक्की देना बादशाह की इच्छा पर निर्भर था। अकबर में मनुष्य के चरित्र को भली भांति परखने का विशेष गुण था। वह मनुष्य के चरित्र को तत्क्षण समझने की सामर्थ्य रखता था। यही कारण है कि उसने विशेष तथा उत्तम कर्मचारियों की नियुक्ति की और उन व्यक्तियों को तरक्की दी जो उसके लिए पूर्ण योग्य थे, परंतु उसके पदाधिकारी योग्य शासक नहीं थे। अतः शाही नौकरी व्यवस्था में अवनति होने लगी, यानी कुछ व्यक्तियों को ऊंचा पद भी मिल गया तो वह उस पर नहीं बने रहे और उनकी अवनति कर दी गई। जो सेनाएं मनसबों को रखनी पड़ती थी उन पर भी बहुत व्यय होता था। परंपरा के अनुसार तथा प्रतिष्ठा रखने के ध्यान से उच्च कोटि के अफसर अपव्ययी थे, यानी वो प्रतिष्ठा बनाने के लिए बहुत सा खर्च कर देते थे, यूं ही अपव्ययी थे। मितव्यय होने का उन्हें कोई प्रलोभन नहीं था। अधिकांश कर्मचारी भोग विलास के लिए अपार धन व्यय करते थे, यानी मनोरंजन, सुख सुविधाएं, बस उसके लिए वह अपार धन खर्च करते थे और इस धन की प्राप्ति के लिए गरीबों का शोषण होना स्वाभाविक ही था। इन कर्मचारियों के होते हुए भी अकबर ने राज्य सेवा दल के ऐसा प्रबंध किया कि उस समय के संगठन, कार्यकुशलता और स्वामी भक्ति की दृष्टि से संसार भर में ऐसी संस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। नौकरशाही अकबर की आज्ञा का जल्दी और सफलतापूर्वक पालन करती थी और जिसके कारण अकबर का शासनकाल इतना सफल हुआ और प्रसिद्ध हुआ। यानी ये जो लोग थे प्रशासन के, अकबर ने इनको इस प्रकार संगठित किया था कि अकबर का जो शासन है वह सफल रहा। यह है राज्य कर्मचारी व्यवस्था। अगला हम अकबर की सामाजिक और आर्थिक दशा का अध्ययन करेंगे। सामाजिक और आर्थिक दशा। अकबर के समय की देश और उसके निवासी। अकबर के समय का भारत आजकल के भारत के समान नहीं था। क्लियर, यानी 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो आज का भारत 21वीं शताब्दी का है, वह 16वीं शताब्दी की थी। तो जो आज का भारत है वह उस समय का भारत नहीं था। उस समय न तो रेलवे लाइनें थी और न पंजाब और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की तरह देश में नहरों का जाल था। न ही पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो नहरें हैं वैसी नहरें थी, न ही रेलवे लाइन थी। स्वतंत्र भारत की नदी घाटी परियोजनाएं तथा औद्योगिक एवं मशीनी संबंधी उन्नतियां मध्यकालीन भारत में कल्पना से परे थी। यानी इस तरह की बात मध्यकाल में कल्पना से भी परे थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय पक्की सड़कें नहीं थी। देश के विभिन्न भागों तथा मुख्य नगरों में कच्ची सड़कें थी जिनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे थे। व्यापारियों तथा यात्रियों की सुविधा पूर्वक रात्रि व्यतीत करने के लिए सराय भी बनी हुई थी, जो शेरशाह ने भी बनी थी। सिंध, गंगा, यमुना, गागरा तथा बंगाल की नदियां जिनमें नावें चलाई जा सकती थी, सामान के यातायात के काम आती थी, सामान और यातायात के काम आती थी। अकबर के समय अब भी अधिक जंगल थे। अधिकतर जंगल गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी
तथा बिजनौर के जिले वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई भागों में पाए जाते थे। यानी यह जो जगह थी यहाँ पर घने जंगल थे, सघन वन थे। जंगलों के कारण जंगली जानवर भी पाए जाते थे। ऐसे जानवर गंगा के मैदान के कुछ भागों में भी रहते थे, यानी गंगा के मैदानों में भी जंगली जानवर रहते थे। गंगा यमुना के दक्षिण भाग में प्राय हाथी पाए जाते थे। मालवा के कुछ भागों में शेर का शिकार किया जा सकता था तथा कभी कभी गंगा नदी के मैदान के जंगलों में गेंडे, चीते भी दिख जाते थे। आगरा के निकट अकबर के शिकार खेलने का एक विस्तृत मैदान था। यहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर शिकार के लिए पर्याप्त थे। अधिक जंगलों तथा बागों के कारण वर्षा में पैदावार प्रचुर मात्रा में होती थी। इस प्रकार की साधारण स्थिति के अतिरिक्त देश की प्राकृतिक दशा में कोई अंतर नहीं था। देश के गांव की अधिकता थी। देश में गांवों की अधिकता थी। वे एक दूसरे के निकट बसे थे और उनकी काफ़ी जनसंख्या थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, कराची आदि आधुनिक नगर उस समय नहीं थे। कन्नौज तथा विजयनगर की भांति प्राचीन राजधानियों की स्थिति अत्यंत जीर्ण शीर्ण थी, क्योंकि इनका पतन हो गया था। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, लाहौर, मुल्तान, उज्जैन, अहमदाबाद, अजमेर, पटना, राजमहल तथा ढाका आदि प्रसिद्ध नगर थे। ये सब महत्वपूर्ण नगर पूर्ण, समृद्धशाली और पर्याप्त जनसंख्या से परिपूर्ण थे। बड़े बड़े बाग देश के सभी भागों में पाए जाते थे, विशेषकर बड़े बड़े नगरों के समीप। जैसा मनसेरेटे ने कहा है, दूर से देखने के लिए गांव ही नहीं वरन नगर भी बहुत अंदर सुंदर दिखते थे। देश घना बसा हुआ था। जंगल तथा विस्तृत निर्जन प्रदेश इधर उधर फैले थे। उस समय की आबादी आजकल की अपेक्षा घनी नहीं थी तथा प्रत्येक स्थान से विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती थी। हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी। वे भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त थे, जिसमें प्राय राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य के लोगों की गणना उच्च वर्णों में की जाती थी। वे परस्पर खानपान और वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। उस समय की जाति व्यवस्था इस समय से कहीं अधिक विषम थी। राजपूत नियमानुसार फौजी आदमी होते थे तथा उन्हें अन्य वंशज नेताओं के रूप में राज्य की सेवा, उनके मनसब जैसे उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ, पठन पाठन में लगे थे। वैश्य व्यापार में, कायस्थ बहुधा क्लर्क, पेशकर अथवा मालगुजारी कर्मचारी हुआ करते थे। कुछ निम्न श्रेणी के राजपूत भी डाका डालते थे। मुसलमान दो भागों में विभाजित थे। एक भाग उन लोगों का था जो अरब, फारस, अन्य देशों से यहाँ आकर नौकरी अथवा व्यापार करने लगे थे। दूसरा मुसलमानों का वह भाग था जिनके पूर्वज हिंदू थे, यानी धर्म परिवर्तन करके बने हुए मुसलमान। बाद वाले भाग की संख्या संभवतः अधिक थी, यानी परिवर्तित मुसलमानों की संख्या अधिक थी। अरब तथा फारस के विदेशी मुसलमान व्यापारी बंदरगाहों पर बसे थे। जो लोग नौकरी के उद्देश्य से आते थे अधिकतर भारत में बस गए तथा कुछ लोग बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के दरबार में भी रहने लगे थे। अकबर के दरबार में विदेशी मुसलमानों की संख्या बहुत थी, क्योंकि राजा ही ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करता था, तो विदेशी मुसलमान सबसे ज़्यादा वहीं मिलते थे। अरब और फारस के निवासी तुर्क, मंगोल तथा उज्बेकों के अतिरिक्त अबिसिनियाई, आर्मीनिया के निवासी भी थे। विदेशी यात्रियों के लिए द्वार खुला था। उनको यहाँ रहने के लिए किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं था। यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों के पुर्तगाली, अंग्रेज, चीनी, जापानी, तुर्की, यहूदी भी काफ़ी थे, यानी अन्य यूरोपीय देश थे, वहाँ के लोग थे जो भारत में आकर रहते थे। यहूदियों ने आर्मीनिया की तरह एक छोटा सा शक्तिशाली व्यापारिक संप्रदाय बना लिया था। फारसी लोग यद्यपि थोड़ी मात्रा में थे, परंतु अकबर के दरबार में इनका विशेष स्थान था। वह इस समय तक व्यापार नहीं करते वरन कृषि और बढ़ईगिरी का कार्य करते, यानी कृषि और बढ़ईगिरी का कार्य करते। ये लोग गुजरात के नवसारी तथा अन्य जिलों में बसे थे। यूरोपियनों में केवल पुर्तगाली ही अच्छी स्थिति में रह रहे थे। हमारे देश के पश्चिमी तट पर गोवा तथा अन्य स्थानों के शासक थे। गंगा और सिंध के मुहाने पर भी इनके व्यापारिक केंद्र थे। इस प्रकार हमने अकबर की सामाजिक और या आर्थिक व्यवस्था जो उस समय थी उसको देखा कि देश में
16वीं शताब्दी में 21वीं सदी की माती लोग नहीं रहते थे, न ही नहरें थी, न ही कारखाने थे, न ही मशीनरी युग था। उस समय लोग अलग अलग जगह रहते थे, सघन वन थे जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर पाए जाते थे, शिकार उनका किया जाता था और अकबर के दरबार में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे और अलग अलग धर्म, पंथ और संप्रदाय के थे। यूरोपीय थे और यहूदी भी थे, फारस के भी थे, अफगान भी थे, तुर्क, मंगोल आदि लोग निवास करते थे। अतः अकबर के दरबार में कोई भी अकबर के शासन में कोई भी विदेशी आकर भारत में रह सकता था, ऐसी कोई विशेष प्रकार की रोक टोक नहीं थी। अगला, यातायात। प्रसिद्ध नगर कच्ची सड़कों द्वारा एक दूसरे से मिले थे, यानी इस पर जैसे आधुनिक भारत में जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं, जिन पर डामरीकृत किया गया है। उस समय कोई पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़कों द्वारा एक दूसरे से मिले थे। ये सड़कें बरसात के समय को छोड़कर हर समय अच्छी व्यवस्था में, यानी बरसात आ जाती तो उन सड़कों पर गड्ढे हो जाते, उस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, बाकी समय में वह सड़कें अच्छी थी। सड़कों के दोनों ओर किनारों पर वृक्षों की कतारें थी, उन पर बड़ी बड़ी दीवारों वाली सराय बनी थी जिन्हें व्यापारी यात्री सुविधा मिल सके, यानी यह ऊंची ऊंची जो आश्रम स्थल थे व्यापारियों के रहने, बोलते हैं यात्रियों के रहने के, यात्री क्योंकि जो शालाएं बनी थी वो बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से बनी हुई थी, सराएं बनी थी जिनमें व्यापारी तथा यात्री को सुविधा मिल सके। हमारी बहुत सी नदियां जिनमें पूरे साल नावें चल सकती थी, माल तथा सवारियों के यातायात के काम में ली जाती थी। कुछ नदियों पर विशेष स्थानों पर पुल बने थे। मुनीम खां ने अकबर के शासनकाल के आरंभिक दिनों में जैनपुर के गोमती नदी का पुल बनवाया था। अकबर ने भी जैनपुर में गोमती नदी पर एक पुल बनवाया था। इस तरह संदेश अथवा पत्र व्यवहार के साधन की कमी न थी और सड़कों एवं नदियों से पूरे साल यातायात काम में लिया जाता था। जैसा कि शेरशाह के समय सरकारी डाक हरकारों द्वारा लाई जाती थी, यह हरकारें प्रत्येक सराय पर नियत थे। समाचार एक दिन में 70 मील से 80 मील तक भेजे जा सकते थे। यानी ये जो सड़कें थी यह अच्छी नहीं थी बरसात को छोड़कर, बाकी यह है कि उनमें रहने और आश्रय पाने के लिए यात्रियों और व्यापारियों को सुविधाएं प्राप्त थी। अगला, कृषि तथा अन्य पदार्थों की उत्पत्ति। अधिकांश मनुष्य का जीवन निर्वाह खेती के द्वारा ही होता है। अधिकतर खेती करने का वही ढंग है जो आजकल है। आजकल तो मशीनों से की जाती है, उस समय इतनी मशीनें मौजूद नहीं थी, पर खेती तो वैसे ही बोई जाती थी। साधारण फसलों के अतिरिक्त गेहूं, जौ, चना, मटर, तिलहन, गन्ना, नील, पौस्त देश के सभी भागों में पैदा होता था। उस समय भी प्राय आजकल की भांति ही पृथक स्थानों पर फसलें होती थी। ईख की खेती वर्तमान उत्तर प्रदेश में अधिक भागों में होती थी, बिहार और बंगाल में भी की जाती थी। नील की फसल उत्तर भारत में बहुत से स्थानों पर, विशेषकर मध्य भारत में पैदा होती थी। कपास भी अनेक स्थानों पर पैदा होते। खेती की वस्तुएं, औजार आजकल की ही भांति थे। अकबर के समय भी सिंचाई का कृत्रिम साधन नहीं हो सका, यानी नहरों का निर्माण नहीं हो सका उस समय कृत्रिम साधनों के रूप में ज़्यादा, किंतु तो भी देश में पर्याप्त उपज होती थी। अनाज का कम उत्पन्न होने के समय भी बाहर से नहीं मंगाया जाता था। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपजों में मछलियाँ, खनिज पदार्थ, धातुएं, नमक, अफीम, सुरा आदि रसायन पदार्थ विशेष थे, यानी इनका भी उत्पादन किया जाता था। मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती थी, वे बहुत सस्ती थी। लोहा देश में बहुत से स्थानों से निकाला जाता था, उसका प्रयोग हथियार, औजार, शस्त्र बनाने में होता था। तांबे की खानें राजस्थान, मध्य भारत में थी, जिनसे अकबर के समय अधिक मात्रा में धातु निकाली जाती थी। नमक सांभर झील तथा पंजाब की पहाड़ियों से आता था। बहुत से स्थानों पर समुद्र के पानी द्वारा भी तैयार किया जाता था। अफीम मालवा तथा बिहार में बहुत पैदा होता था। अफीम बिहार और मालवा में बहुत पैदा होती थी। अकबर के निषेध करने पर भी ताड़ी और महुआ से शराब बनाई जाती थी। शोरा भी अधिक मात्रा में बनाया जाता था, यानी ताड़ी एक प्रकार का शराब पेय पदार्थ है, उसका मनाही थी, किंतु फिर भी वह उत्पादन होता था। शोरा जो बारूद के रूप में उपयोग लिया जाता था वह भी बनाया जाता था, क्योंकि बारूद के काम के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी, यानी अन्य देशों राज्यों पर आक्रमण करने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता थी। नेक्स्ट है उद्यम तथा कला कौशल। सबसे बड़ा उद्यम कपास पैदा करना
तथा इससे कपड़े तैयार करना था, यानी कला कौशल थी। कपास से कपड़े बनाना एक कला थी। कपास का धंधा प्रत्येक गांव में प्रचलित था और यह धंधा जो था, ये जो उद्योग था, वह प्रत्येक गांव में प्रचलित था। गांव में बहुत से काटने वाले जुला होते थे। रुई के काम के मुख्य केंद्र जौनपुर, बनारस, पटना, बुरहानपुर, लखनऊ, खैराबाद, अकबरपुर तथा उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा आदि अनेक स्थानों पर बहुत आयात में किया जाता था। वास्तव में सारे देश में यह कार्य होता था और उड़ीसा से बंगाल तक भूभाग ऐसा ही प्रतीत होता है, यानी कपास का जो काम था वो पूरे भारत में विशेष रूप से होता था। मानो सारा इलाका कपड़ा बुनने का कारखाना हो, यानी सभी जगह ऐसा लगता था जैसे कपड़े बनाने का कारखाना। विशेषकर ढाका उत्तम प्रकार के सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, यानी ढाका विशेष प्रकार के सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ये बात ध्यान देना। वहाँ पर अनेक प्रकार की तंबेजे और मलमल तैयार की जाती थी। हमारे भारतीय कपास से सुंदर कपड़ा बुनाने जानते थे, यानी भारतीय कपास से सुंदर कपड़ा बुनना जानते थे। इसके अतिरिक्त रंगने वाले कारखानों की भी कपास के कारखानों के साथ उन्नति हुई, यानी उनके जो रंगीन बनाते थे उनको वह कारखाने भी बहुत आयात में सफल हुए, फले फूले, उन्नति हुई। देश में सुंदर एवं पक्की रंगाई को देखकर एडवर्ड टेरी प्रभावित हुआ। उसने कहा कि कपड़ों पर अनेक प्रकार के फूलों और आकृतियां अपनी वास्तविक आकृति में तथा उत्तम रंग में छपे होते थे। धुलने पर भी इनका रंग फीका नहीं पड़ता था। रेशम बुनने का उद्यम भी उन्नत अवस्था में था। अकबर की सहायता से इस उद्यम को और अधिक प्रेरणा मिली, यानी अकबर ने भी रेशम बुनकरों को प्रेरणा दी और उसको प्रोत्साहन दिया। आगरा, फतेहपुर सीकरी तथा लाहौर रेशम बुनने का मुख्य केंद्र थे। गुजरात एवं बंगाल से बहुत से नगरों के भिन्न भिन्न प्रकार के रेशम बनाए जाते थे, यानी गुजरात में भिन्न भिन्न प्रकार के रेशम के कपड़े बनाए जाते थे। दूसरे मुख्य उद्यम शाला, दुशाले तथा दरिया बुनने का था। यह उद्यम का मुख्य केंद्र कश्मीर था, यानी शाला, दुशाला और दरिया बुनने का जो प्रसिद्ध केंद्र था वह कश्मीर था। और वह इतनी अच्छी लगती थी कि विदेशी यात्रियों ने भी उनकी प्रशंसा की कि इनको धोने पर भी इनका कलर फीका नहीं पड़ता। इस प्रकार के उत्तम रंगाई के केंद्र भारत में विद्यमान थे। यद्यपि लाहौर, आगरा तथा अन्य नगरों में भी बुनाई होती थी, कुछ स्थानों पर ऊनी कपड़ा बुनने का काम किया जाता था, यानी ऊनी कपड़ा बुनने का काम भी यहाँ पर किया जाता था। ऐसे स्थानों पर कंबल तथा दूसरी ऊनी वस्तुएं तैयार की जाती थी, किंतु रेशम तथा सूती की तरह यह उद्यम उन्नति पर नहीं था, यानी अन्य जो उद्यम थे वो रेशम और सूती वस्त्र उद्योग की तरह उन्नत नहीं थे और न ही अधिक प्रचलित थे। बुनने वाले कारखाने में बहुत से व्यक्तियों को पर्याप्त उद्यम प्राप्त होता था, यानी जो कारखाने थे वहाँ बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। दूसरे प्रकार के वे लोग थे जो खेती पर निर्भर थे। इसके अतिरिक्त उस समय बड़े बड़े उद्यम भी थे, जैसे लकड़ी के कारखाने, पिटारियों, संदूक, स्टूल, अलमारियों के निर्माण, चमड़े का सामान, बर्तन, कागज तथा अन्य व्यवसाय आदि थे। टेरी का कहना है कि उसने बहुत से अनोखे बॉक्स, ट्रंक, कलमदान तथा बड़े बड़े सुंदर चित्रों से परिपूर्ण कालीनों के बाजार देखा था, यानी एडवर्ड टेरी ने भी बहुत से व्यापार देखे जो अच्छे अच्छे संदूक थे, पेटियां थी, ट्रंक थे, सुंदर चित्रों से जो परिपूर्ण थे। कला से चित्रित तथा आभूषित डेस्कों और कलमदानों आदि पर हाथी दांत का कार्य भी होता था, यानी उन पर हाथी दांत का कार्य भी किया जाता था। यानी संदूक बनाकर उसमें हाथी दांत की छोटी छोटी फूलों की पत्तियां बनाकर उनमें ठोक दी जाती थी या लगा दी जाती थी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे संगमरमर में हीरे जवाहरात की जड़ावट पित्रादुरा कहलाती है, उसी प्रकार उस समय भी ये चीजें मौजूद थी आदि होता था। हथियार, तलवारों, तीर, धनुष, भाला, बर्छी, बंदूक बनाए जाने का कार्य भी उन्नतशील था। उसी प्रकार सोरे से बंदूकों की बारूद बनाने का कार्य भी होता था। इन उद्यमों में अधिकतर धनवान व्यक्ति ही अपना रुपया लगाते थे। वे ही अपनी बनाई हुई बंदूकों को विदेशों में बेचने का प्रबंध करते थे। राज्य ने निस्संदेह अनेक प्रकार के सामानों को अधिक से अधिक संख्या में तैयार करने के लिए कारखाने को भरसक प्रयत्न या प्रोत्साहन दिया था।
तथा राज्य के बहुत से कारखाने थे जिसमें सैकड़ों मनुष्य कारखाने में काम करते थे। यानी अकबर के समय जो उद्यम और कला, जो व्यवसाय करने की और कला शैली थी, उनकी विदेशियों ने भी बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि मैंने इतने इतने सुंदर वस्त्र और ये जो ट्रंक है, बक्से हैं, ये कहीं नहीं देखे जितने भारत में देखे, और जिन पर कलात्मक सुंदर चित्रों से जो परिपूर्ण थे। एडवर्ड टेरी ने इनका विस्तृत रूप से ब्यौरा दिया और इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। राज्य द्वारा भी कारखाने खोले गए जिनमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता था और अन्य जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने भी इनमें अपना पैसा लगाया था और इन उद्योगों को और ज़्यादा उन्नत करने की कोशिश की थी। अतः निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में जो कारखाने थे वो अच्छे थे। सूती और रेशमी वस्त्र उत्पादन में यह पॉपुलर था। कश्मीर में साला, दुसाला और दरी बनाने का काम बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का था और इसी प्रकार संपूर्ण भारत में उद्यमों का एक केंद्र था। और यहाँ कपास से जो कपड़े बनाने का कार्य, ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारत में एक समान ही था। यानी कपास से कपड़े बनाने का कार्य संपूर्ण भारत में होता था। यानी ऐसा मान लो कि संपूर्ण भारत में कपड़े बनाने की कोई कारखाना हो या फैक्ट्री हो। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम अगला अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।